आज जो हमारा रहेगा इसमें वो हम लोग पढ़ेंगे रिपीट कैलेंडर के क्वेश्चन। ठीक है, रिपीट कैलेंडर। ठीक है, जैसे कि 1997 का कैलेंडर कब रिपीट होता है या 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होता है, तो ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। सबसे पहले बेसिकली हम आपको दो क्वेश्चंस देते हैं। इन दोनों क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे कि देखिए जनरली जो आप लोगों ने ट्रिक पढ़ रखी है उस ट्रिक को जो हमने पढ़ रखा है उसके माध्यम से सारे क्वेश्चन हमारे सही नहीं हो सकते। सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन है इसके लिए, पहले तो क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझो कि क्वेश्चन किस तरीके का होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है 1990 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, किस वर्ष रिपीट होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा 1990 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 1890 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, 1890 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा। इसके लिए बेसिकली जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1996, सेकंड ऑप्शन है 1997, थर्ड ऑप्शन है सन 2001 और फोर्थ ऑप्शन है सन 2004। आगे अगर बात करेंगे इसके लिए आपके ऑप्शन है सन 1901, सन 1902, सन 1904 और डी सन 1906। ठीक है, दो क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चंस पर हम आपको पूरा रिपीट कैलेंडर समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने का टाइम आपको हम दे देंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि किसी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर सदैव नॉर्मल ईयर में ही रिपीट होगा, किसी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर। अब नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या होते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे बस जिनको आपने 4 से भाग किया और अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो लीप ईयर होगा, और ऐसे वर्ष जिनको 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 2 3 प्राप्त हो, यानी कि जो 4 से पूरा पूरा ना कटे, वो कैसे होंगे, नॉर्मल ईयर। तो किसी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर सदैव नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा, तथा किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होगा। पहला पॉइंट ये है। सर ऐसा क्यों है, इस बात को बताइए। तो पहली बात तो ये जानो कि कैलेंडर रिपीट होने का मतलब क्या है। आपको पता है कि डेट तो हमेशा सेम ही होंगी, डेट्स कोई रिपीट होना नहीं कहलाता है। कैलेंडर रिपीट होने का मतलब यह है कि जिस वर्ष अगर 5 जनवरी को सोमवार है तो ऐसा कौन सा वर्ष आएगा कि 5 जनवरी को सोमवार ही पड़े। ठीक है, अगर 21 मार्च को बुधवार है तो ऐसा कौन सा साल आएगा जिसमें 21 मार्च को बुधवार ही पड़े। यानी कि दिन जो है वो डेट वाइज बिल्कुल समान होने चाहिए, उसे हम कहते हैं रिपीट कैलेंडर। सर ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर सदैव नॉर्मल ईयर में होता है और लीप ईयर का कैलेंडर सदैव लीप ईयर में होता है। ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लो, अच्छा बेसिकली एक बात बताओ, अगर 1 जनवरी 2004 को सोमवार है, 1 जनवरी 2004 को सोमवार है, और मैं कहता हूं कि 1 जनवरी, अभी ये आंसर नहीं लेकिन बस इतना समझा रहा हूं कि कैसे होता, 1996 को 1996 1 जनवरी 1996 को सोमवार है, ये चीज देखो पहले। ठीक है, और
यहां भी आपका सोमवार मान लो। अच्छा एक बात बताओ, किसी साल के अगर पहले दिन दोनों समान होंगे तो जाहिर सी बात है कि तभी तो आपका कैलेंडर रिपीट हो पाएगा। जब किसी भी साल के, जैसे 2 साल अगर आप देख रहे हैं कि इन दोनों सालों में कैलेंडर रिपीट हो रहा है, जैसे 1996 का कैलेंडर मान लो, होता नहीं है कि अगर 2004 में रिपीट हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में यही तो इशू होगा कि भाई 1996 की जगह 97 करो पहले, क्योंकि 97 इसलिए क्योंकि एक नॉर्मल ईयर, वरना तो दोनों लीप ईयर रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर, तभी ये अंतर क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, अब 1 जनवरी 1997 को भी सोमवार है और 1 जनवरी 2004 को भी क्या है, सोमवार है। इसका मतलब है 2 जनवरी को भी दिन समान होगा, 3 जनवरी को जनवरी का हर दिन क्या होगा, समान होगा। इसी तरीके से फरवरी में भी सारी चीजें समान चलेंगी, और अगर पहला दिन किन्हीं 2 सालों का समान है तभी जाकर वो रिपीट कैलेंडर की संभावना बन सकती है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर में रिपीट नहीं हो सकता। ये जो मैंने लिखा ना, ये बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं हो सकता है, इस बात को समझो। हमेशा जैसे कि आपने देखा कि सर 1 जनवरी को क्या है, सोमवार है। 1997 में अगर आप देखेंगे कि सर 1 जनवरी को क्या है, सोमवार है। 1 जनवरी को अगर हमारा मंडे है बच्चों, तो अगर मैं इसी साल में 28 फरवरी को आपसे पूछूंगा तो 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा, अरे निकाल लो ना, जनवरी में 30 दिन बचे, 30 को 7 से भाग किया 2 आया, और 28 को 7 से भाग करेंगे 0 आएगा, यानी कि हमको बेसिकली 2 दिन आगे जाना है, और अगर हम मंडे से 2 दिन आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बुधवार। यानी कि 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। इसी तरीके से अगर 2004 में मैं बात करूंगा कि 1 जनवरी को मंडे है, 1 जनवरी को जो है वो क्या है, आपका मंडे है, और इसी प्रकार से 28 फरवरी को भी यहां पर क्या आएगा, बुधवार आएगा। लेकिन एक बात बताओ, 1997 कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, और 1997 से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे 28 फरवरी 1997, तो अगला दिन आपको क्या मिलेगा, 1 मार्च। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, इसमें फरवरी कितनी की होगी, 28 की, इसमें फरवरी 28 की होगी, यानी कि नॉर्मल ईयर है। लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे तो फरवरी कितने की होगी, 29 की, क्योंकि ये कैसा ईयर है, लीप ईयर। अब यहां पर बुधवार के बाद में 1 मार्च को कौन सा दिन आएगा, गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे, और यहां पर 29 फरवरी को कौन सा दिन आएगा, थर्सडे। अब 29 फरवरी के बाद जैसे ही यहां पर 1 मार्च आएगा तो 1 मार्च को जो है वो यहां पर कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। अब यहां पर 1 मार्च को क्या है, थर्सडे, और वहां पर 1 मार्च को क्या है, फ्राइडे। तो क्या ये कैलेंडर रिपीट हो रहा है, नहीं। किसी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में 28 फरवरी तक रिपीट हो सकता है, लेकिन 28 फरवरी से आगे रिपीट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसमें एक दिन आपका बढ़ गया, और वही एक दिन का अंतर जो है वो आपको ये बता देता है कि किसी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर सदैव नॉर्मल ईयर में होगा और किसी लीप ईयर का कैलेंडर सदैव लीप ईयर में होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर ये बात आपको ध्यान होगी तो कम से कम 1-2 ऑप्शन आपके इसी हिसाब से कट जाएंगे। हमें बेसिकली करना क्या होता है, हमें तो देखना होता है हमारा आंसर कौन सा होगा, तो 1-2 ऑप्शन जो है वो ऐसे ही आपके कट जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि सर ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीप ईयर में अगर हम बात करेंगे तो आपकी 29 फरवरी होती है, यानी कि एक दिन जुड़ जाता है और उसी एक दिन से जो है वो हमारा अंतर पड़ जाता है। ठीक है, चलो, तो ये बात बेसिकली आपको समझ में आ गई होगी कि किसी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर जो है वो सदैव नॉर्मल ईयर में रिपीट होता है और किसी लीप ईयर का कैलेंडर सदैव लीप ईयर में रिपीट होता है। क्यों होता है, ये बात भी आपको पता लग गई, पहला पॉइंट। अब हम चलते हैं पीछे अपने क्वेश्चंस पर। जब हम क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे और मैंने आपको अगर ये पॉइंट बताया है तो आप जाहिर सी बात है कि इसके माध्यम से क्या होगा कि 1990 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, यही तो क्वेश्चन है। और 1990 जो है ये हमारा कैसा ईयर है, लीप ईयर है, इतना ही तो पता है। 90 क्या 4 से कट रहा है, 90 पूरा पूरा 4 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ऐसे ईयर जो 4 से पूरे पूरे विभाजित होते हैं वही जाके आपके लीप ईयर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल ईयर हो गया।
अब नॉर्मल ईयर का कैलेंडर मैंने आपसे बोला सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा, कभी भी लीप ईयर में रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब है कि सर 2004 और 1996 कभी भी आंसर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 1996 क्या है? लीप ईयर है, और 2004 भी क्या है? लीप ईयर है। तो ये दोनों तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते। तो अब आपको इन दोनों में पता करना है कि आंसर कौन सा है। अच्छा, अगर इन दोनों के अगर कैलेंडर मान लो कि 1999 का 97 में अगर रिपीट होगा, तो इसका मतलब यही तो होगा बच्चों कि 1 जनवरी 1990 को 1 जनवरी 1997 को जो दिन होगा, वही दिन आपका 1 जनवरी 1990 को होगा। भाई तभी तो कैलेंडर रिपीट होगा, नहीं होगा? अगर ये दिन समान होगा, अब ये मत कहना सही 28 फरवरी तक जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों में फरवरी काय की होगी? 28 की। अगर ये लीप ईयर यहां लिखते तो इसका फर्क फरवरी पे पड़ता, इसमें नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये दोनों क्या 28 फरवरी के हैं। अगर मान लो इसमें रिपीट होती है तो मेरे भाई 1 जनवरी 2001 को जो दिन होगा, वही दिन आपका क्या होगा? 1 जनवरी 1990 को होगा। बेसिकली अब इसमें से आंसर कौन सा है ये बात हम निकालेंगे, भी आंसर नहीं निकाल रहे, अभी बेसिक बता रहे हैं। पेपर में इतना कुछ नहीं करना पड़ता है, पेपर में अभी भी डायरेक्ट तरीका बता दूंगा, डायरेक्ट आंसर लगाना होता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर देखो, अगर जो दिन यहाँ पर होगा और वही दिन अगर यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब क्या है भुवनेश जी? इसका मतलब ये है कि इसके बीच में जो विषम दिन होंगे वो कितने होंगे? 0। 0 का 7 का मतलब 0। ठीक है, और इसके बीच में अगर विषम दिन 0 आएंगे, जिसके बीच में विषम दिन 0 आ जाएंगे, वही क्या होगा? कैलेंडर रिपीट होगा। यानी कह सकते हैं कि जिन 2 सालों के बीच में विषम दिन 0 होते हैं, ऑड डे 0 होते हैं, उसी में हमारा कैलेंडर रिपीट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इन दोनों का अंतर करेंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 7। भाई अच्छा एक बात बताओ, 1 जनवरी से हमको कोई मतलब है? नहीं है। इस 1 जनवरी से कोई मतलब है? नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सेम है। विषम दिन निकालते कैसे हैं ये बात पुराने बच्चों को पता होगा, लेकिन जो पहले दिन है उन्हें नहीं पता होगा। ठीक है, तो विषम दिन बेसिकली ईयर्स के बीच में जब निकालते हैं तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखो, देखो कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है, इसके बाद के जितने भी टॉपिक हैं उसमें लगभग एक कॉन्सेप्ट एक दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, रीजनिंग में। लेकिन कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक पॉइंट अगले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े तो आप फिर पूरे कैलेंडर को नहीं पढ़ पाएंगे सही से। हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, तो सर इसका अंतर करेंगे, कितना आएगा? 7। और इसके बाद में क्या करते हैं, क्या देखते हैं? बीच में लीप ईयर। अब इसके बीच में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? 1990 और 1997 के बीच में केवल एक, यानी कि कौन सा? सॉरी हाँ 92 भी पड़ेगा, 2 लीप ईयर पड़ेंगे, एक 92 और एक 96। तो यहां पर बेसिकली 2 लीप ईयर पड़ेंगे। जब हम इसको 7 से काटेंगे तो हमें विषम दिन कितने प्राप्त होंगे? तो इसका मतलब है कि जो दिन 1 जनवरी 1997 को होगा वो दिन 1 जनवरी 1990 को नहीं होगा। अगर मान लो इस दिन सोमवार है तो आपको 2 दिन आगे जाना पड़ेगा, तो बुधवार आ जाएगा। और अगर ये सेम नहीं है तो कैलेंडर कभी भी रिपीट नहीं होगा। अगर सार का पहला ही दिन सेम नहीं है तो कैलेंडर कैसे रिपीट हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो सर इसमें देखते हैं हम, जब हम इसमें निकालेंगे तो इसमें देखो अंतर कितने का है? 11 का। अब इसमें लीप ईयर कौन कौन से पड़ेंगे? एक 92, एक 96 और एक 2000। 2000 भी तो लीप ईयर होगा ना, 4 से कटेगा पूरा पूरा। तो इसमें कितना है? 3। अब 3 को अगर आप 7 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0। यानी कि विषम दिनों की संख्या 0। और विषम दिनों की संख्या 0 है, इसका मतलब है जो दिन 1 जनवरी सन 2001 को होगा वही दिन 1 जनवरी सन 1990 को होगा। यानी कि कैलेंडर बिल्कुल रिपीट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पहला दिन भी सेम है, तो दूसरा तीसरा जनवरी के सारे दिन सेम होंगे, फरवरी के भी होंगे, दोनों में 28 फरवरी है, 29 आएगी नहीं, इसीलिए पूरा कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। आप चेक भी कर सकते हैं अपने फोन में, जो कैलेंडर सन 1990 का होगा वही कैलेंडर सन 2001 का होगा। ठीक है, अभी आप भी बताएंगे कि 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, अभी बाद में बताएंगे। तो यहां से हमारा बेसिकली जो आंसर निकल के आया है बच्चों, वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें यह देखना है कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में रिपीट होता है, यानी कि 2 ऑप्शन कट गए। इसके बाद में दूसरा पॉइंट,
हम विषम दिन चेक करते हैं और विषम दिन देखते हैं, जिसके बीच में विषम दिन 0 है वही हमारा क्या होगा, उसी में हमारा कैलेंडर रिपीट होगा। चलो पहला पॉइंट तो सब ठीक है, डायरेक्ट देख लेते हैं, लेकिन इसमें मान लो कि कोई किसी कारणवश ऐसे ऑप्शन बन जाए कि जिसमें चारों ही नॉर्मल ईयर हो, तब तो चारों में विषम दिन निकालने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। पहला पॉइंट जो आपने लिखा है उसी पॉइंट के माध्यम से आप दूसरा पॉइंट भी लिखेंगे, जो आपकी एक तरीके से ट्रिक का काम करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है बच्चों, किसी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर, किसी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 6 वर्ष या 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है, के बाद रिपीट होता है। ठीक है, 6 वर्ष या 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है। डायरेक्ट लगाना है, अभी क्यों होता है बताऊंगा। अभी देखो पहले, अब सर 6 और 11 का मतलब क्या है वो भी बताऊंगा, पहले इसको आप लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा, किसी लीप ईयर का कैलेंडर, किसी लीप वर्ष का कैलेंडर, वर्ष का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होता है। 28 साल के बाद रिपीट होता है। बस ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, किसी भी प्रकार के रिपीट कैलेंडर के क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होगा, और किसी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 6 वर्ष या 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा। दूसरा है, किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट होगा। ठीक है, अब सर 6 और 11 क्या है? देखो भाई, लीप ईयर तो सभी को पता है, लीप ईयर तो सभी को पता है कि सर जैसे सन 2000 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, सन 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, सन 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, सन 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, सन 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ऐसे करके चले जाएंगे आप, जहां तक कोई सीमा नहीं है सन 2024। यानी कि जितने भी लीप ईयर पढ़ेंगे उन सभी का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होगा, 28 साल के बाद रिपीट होगा। आप इसमें 28 जोड़ देंगे, सर 2000 का 2028 में, 2004 का 2032 में, 2008 का 2036 में, ऐसे करके सभी में 28 जोड़ देंगे, जिसका पूछा जाएगा उसका। लेकिन सर किसी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 6 वर्ष के बाद रिपीट होता है, ये क्या है, इसको जरा समझो। जैसे कि बच्चों मैंने यहां पर लिखा, जैसे अगर मैंने यहां पर लिखा कि 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आप इन सभी में 4 का भाग लगा दीजिए, आप इन सभी में 4 का भाग लगा दीजिए। सर 4 का भाग हम कब लगाते हैं, 4 का भाग जब हम लीप ईयर चेक करते हैं ना, तब लगाते हैं। सर जब आप इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो इसमें आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। इसमें आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। इसमें आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2। इसमें आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3। तो समझ रहे हो रिमाइंडर क्या है, शेषफल। 4 से काटेंगे, हमें लास्ट के केवल 2 अंक तो काटने होते हैं, 4 से विभाज्यता का नियम मैथ में पढ़ा होगा। तो 4 चौक 16 यानी 2 बचा, 4 चौक 16 यानी 3 बचा। इसमें रिमाइंडर कितना मिलेगा नेहा जी, 0। और इसमें कितना मिलेगा, 1। इसमें कितना मिलेगा, 2। इसमें कितना मिलेगा, 3। इसमें कितना मिलेगा। यानी जो रिमाइंडर होगा वो या तो सिर्फ या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर नहीं हो सकता 4 से भाग करने पर। अच्छा एक बात बताओ कि जब आप भाग कर रहे हो तो भाग करने पर जब आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो ये सभी ईयर कैसे ईयर हैं, 16, 20, 24 कैसे ईयर हैं, लीप ईयर। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी साल को अगर आपने 4 से भाग किया और 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 है
तो उसका कैलेंडर कितने साल बाद होगा? 28 साल के बाद। या तो आप याद रखो कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, पता करो आप, और अगर आपको लीप ईयर है तो 28 साल के बाद, या सीधे जो भी आपको साल दे रखा है उसको 4 से भाग करो, और 4 से भाग करने पर रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो सीधे 28 साल के बाद रिपीट होगा। ठीक है। दूसरा, अब नॉर्मल ईयर, ये अच्छा बताओ ये तीनों क्या है? नॉर्मल ईयर है, और इसके बीच में भी तीनों क्या है? नॉर्मल ईयर है। यानी कहने का अर्थ है कि किन्हीं दो लीप ईयर के बीच में कितने नॉर्मल ईयर पड़ते हैं? 3। कहीं भी आप देख लो, किन्हीं दो लीप ईयर के बीच में कितने नॉर्मल ईयर पड़ते हैं? 3। अब जब 3 नॉर्मल ईयर पड़ते हैं तो बच्चे इसमें से जो एक रिमाइंडर देता है ना, एक रिमाइंडर, ऐसे वर्ष जिनको आपने 4 से भाग किया और रिमाइंडर अगर 1 बचा तो उनका कैलेंडर कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा? 6 वर्ष के बाद। यानी ऐसे मतलब वर्ष जिनको आपने 4 से भाग किया और 4 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर 0 बचा तो 1 रिमाइंडर बचा तो उसका जो है वो आपका कब रिपीट होगा? 6 वर्ष के बाद। और अगर भाग करने पर रिमाइंडर 2 या 3 बचा तो इसका कैलेंडर जो है वो आपका कब रिपीट होगा? 11 साल के बाद। यानी कि अगर आपका रिमाइंडर 1 बचा तो कैलेंडर का रिपीट कब होगा? 6 साल के बाद। या रिमाइंडर अगर आपका 2 और 3 बचा तो कैलेंडर कब रिपीट होगा? 11 वर्ष के। या दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं, इधर ध्यान देना, दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ऐसे नॉर्मल ईयर जो ठीक लीप ईयर के बाद आते हैं, ऐसे नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, उनका कैलेंडर 6 साल के बाद, क्योंकि लीप ईयर के तुरंत बाद आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर 1 देगा। और अगर ऐसे नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के ठीक तुरंत बाद नहीं आए हैं, उनका 11 साल के। ये समझ में आया नहीं आया? पहले ये बताओ। तो 2 कॉन्सेप्ट है इस कैलेंडर के, रिपीट कैलेंडर के कॉन्सेप्ट में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर 6 वर्ष या 11 वर्ष के बाद में रिपीट होता है, और किसी भी लीप ईयर का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद में रिपीट होता है। ठीक है। ऐसे नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के ठीक बाद में आते हैं उनका 6 साल के बाद होता है। ऐसे नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के ठीक बाद में नहीं आते हैं उनका कितने साल के बाद होता है? 11 साल के बाद में होता है। ठीक है, पहली चीज। या फिर आप याद रख सकते हो कि किसी भी ईयर को अगर आपने 4 से भाग किया, रिमाइंडर 0 आया तो कितने साल के बाद? 28 साल के बाद। और भाग करने पर अगर रिमाइंडर 1 आया तो कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। और अगर भाग करने पर रिमाइंडर 2 या 3 आया तो कितने साल के बाद? 11 साल के बाद। अगर मैं आपसे यहीं पर क्वेश्चन करूं, जैसे कि मैं आपको यहां पर 2 क्वेश्चन बेसिकली देता हूं, नोट आप लोग बात कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहां पर दिए, जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए पहला क्वेश्चन कि 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, आप डायरेक्ट बता दीजिए ऐसे ही, ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है। 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? दूसरा, 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो मेरे भाई इन दोनों को आप डायरेक्ट देख सकते हो। आपको पता है 2015 क्या ये नॉर्मल ईयर है? ये तो आपको पता है। क्या ये लीप ईयर के ठीक तुरंत बाद आया है? लीप ईयर 2012 होता है, 12 के बाद में 13, 13 के बाद में 14, 14 के बाद में 15, नहीं आया है ना। इसका मतलब है इसका कितने साल के बाद रिपीट होगा? 11 साल के बाद। और अगर आपको ये ध्यान ना रहे कि ठीक बाद वाला 6 साल बाद होता है या और भी 6 साल बाद होते हैं, उनको छोड़ो सबको। अगर रिमाइंडर 0 है तो 28 साल बाद कर दो। अगर रिमाइंडर 0 है तो 28 साल बाद कर दो। और अगर बात करूं रिमाइंडर जो है वो आपका कितना है? 1, तो कितने साल बाद कर दो? 6 साल बाद। और अगर रिमाइंडर 2 या 3 है तो 12 साल बाद। जब आपने इसमें 4 का भाग लगाया बच्चा तो 4 तिया 12, कितना बचा? 3। इसका मतलब 11 साल बाद 2026 में। और इसी तरीके से 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? इसमें आपने 4 का भाग लगाया तो 4 चौक 16, कितना बचा? 1, यानी कितने साल बाद? 6 साल बाद। 17 और 6 23, यानी कि इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2023 में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन तो आपने बता दिए, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है जो आपका छूट चुका था। दूसरा क्वेश्चन, पहले का भी आंसर आ गया, आपको पता भी लग गया कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में होता है, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में होता है। ऐसे नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के ठीक बाद आए हैं या भाग करने पर रिमाइंडर 1 मिला
उनका 6 साल के बाद, और भाग करने पर रिमाइंडर 2 या 3 मिला तो 11 साल के बाद, और भाग करने पर रिमाइंडर 0 मिला तो 28 साल के बाद। ठीक है, पेपर में यहीं तक पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन अब आगे की चीजें आपको समझनी है। बताइए 1890 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा नेहा? 1890 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा? फटाक से आंसर दीजिए जल्दी। इतना सोचने का क्यों, इतना सोचना पड़ेगा दीपक? 1901। क्या नाम है? भूपेंद्र। कब रिपीट होगा? ये सीधी सी बात है, आपको जो बताया उसको आप देखेंगे ना, सीधे 4 से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको बता देंगे आंसर। तो आपने भाई आंसर दिया है 1901, बस यही चीज समझनी है आपको। अब आपने जो आंसर दिया है 1901, ठीक है। अच्छा, अगर 1901 सही है तो इसका मतलब है जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि 1901 और जिस साल का कैलेंडर रिपीट करके पूछा जा रहा है उसके बीच में विषम दिन कितने होने चाहिए? 0। भाई भूपेंद्र जी, जब विषम दिन 0 होंगे, अगर 1 जनवरी 1890 को जो दिन होगा वही दिन अगर 1 जनवरी 1901 को होगा तभी तो कैलेंडर रिपीट होगा। पहली बात तो 1904 कभी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1890 नॉर्मल ईयर है और 1904 कैसा है? लीप ईयर है। तो 1904 तो आंसर हो नहीं सकता। आपने इनका अंतर किया भूपेंद्र जी तो कितना आया? 11। अब इसके बीच में लीप ईयर कितने पड़ेंगे आपके? एक 1892, एक 1896। अब कोई कहेगा सर 1900, तो मैंने बताया था कि 1900 क्या है? शताब्दी वर्ष है। जब किसी भी वर्ष को चेक करते हैं लीप ईयर तो कितने से भाग करते हैं? 4 से। और जब किसी शताब्दी वर्ष को चेक करते हैं तो कितने से भाग करते हैं? 400 से। तो 1900 आपका लीप ईयर नहीं है। अगर 1900 लीप ईयर नहीं है इसका मतलब हमने इसमें कितना जोड़ा? 2। 3 से अगर हम 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर यहां पर? तो क्या अब अगर रिमाइंडर 6 आ रहा है और रिमाइंडर 0 आएगा तभी तो कैलेंडर रिपीट होगा? तो ये चीज आपकी गलत साबित होगी। 1901 में कैलेंडर रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन आपने जैसे ही 1902 से निकाल के देखा, 1902 और 1901, ठीक है, 1902 और 1901, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका अंतर अगर करेंगे तो कितना आएगा? 11। अगर हम इसका अंतर करेंगे तो आपका कितना आएगा यहां पर? सॉरी 1890 है वो, ठीक है। नीचे वाला जो है वो आपका क्या है? 1890, यानी कि 1902 और 1890, इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 12। और इसके साथ में ही आपके 2 और लगा रखा है तो कितना हो जाएगा? 2 विषम दिन, सॉरी लीप ईयर होंगे, 1892 और 1896। तो इसको भाग करेंगे 14 को 7 से तो कितना आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1900। 1906 भी कभी नहीं होगा क्योंकि ये विषम दिन 0 नहीं देगा। अब आप कहोगे सर आपने भी मुझे इतनी देर से पढ़ाया था कि 11 साल के बाद रिपीट होगा। मैंने कॉन्सेप्ट लगाया और मैंने जब इसमें भाग लगाया कितने का? 4 का, तो मेरे को क्या मिला? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, इसके बाद में कितना बचा? 1, 4 दूनी 8, यानी मेरे को 2 मिला। तो अगर आपने बताया था कि रिमाइंडर 2 या 3 होगा तो कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होगा, लेकिन ये तो 12 साल के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये जितने भी आपने अभी तरीके, जो ट्रिक्स आपने यहाँ पे लिखी है, जो शॉर्ट फॉर्म आपने लिखी है, ये बच्चों हमेशा याद रखना, ये तभी फॉलो होंगी जब आप 1 शताब्दी में जा रहे हो, 1 शताब्दी के अंदर अंदर हो। 1 शताब्दी का मतलब क्या है बच्चा? कि अगर आप 1901 से लेकर के 1999 तक देखोगे तो इसमें शताब्दी परिवर्तन नहीं हुआ। शताब्दी परिवर्तन हुआ? ये जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला, ये हर जगह लगेगा, ये तो कभी फेल हो ही नहीं सकता। ये फेल नहीं होगा। ये फेल क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको पता है लीप ईयर पड़ेगा, लीप ईयर में परिवर्तन करोगे अगर नॉर्मल ईयर का तो 28 कहीं ना कहीं गड़बड़ी 29 करेगी। वो तो बिल्कुल राइट है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन जब आपने यहां पर देखा कि सर 1890 और आप पहुंच गए सर 1901, तो सर यहाँ पे शताब्दी परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? इसमें आप 20वीं शताब्दी में ही चल रहे हो, बट इसमें आप क्या हुआ? पहले जो शताब्दी थी वो 19वीं और बाद में जो शताब्दी है वो कौन सी? 20वीं है। इसमें शताब्दी परिवर्तन हो रहा है। तो कहने का अर्थ यह है
कि ये जो आपने लिखा है 6 वर्ष 11 वर्ष और 28 साल के बाद, ये तभी फॉलो होगा जब आप एक ही शताब्दी में रहोगे। अब ऐसा नहीं है कि सर मैंने पूछा 1997 का कैलेंडर, आपसे जिस कैलेंडर को पूछा जाए और आप उसमें 6 जोड़े 11 जोड़े 28 जोड़े तो वो भी शताब्दी के अंदर ही रहे। ऐसा नहीं 97 में आपने देखा सर 97 में तो लेकिन जोड़ने के बाद में शताब्दी परिवर्तन अगर हो रहा है, अगर आपने कोई भी सन के बारे में आपसे पूछा गया, आपने उसमें 6 जोड़ा, आपने उसमें 11 जोड़ा, आपने उसमें 28 जोड़ा, तो जोड़ने के बाद में अगर शताब्दी परिवर्तन हो रहा है तो आप एक बार ये चेक कर लेना कि जिस शताब्दी को तुम क्रॉस कर रहे हो वो शताब्दी क्या लीप ईयर है या नहीं है। देखो इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहां पर समझाता हूं, इसका ही एग्जाम्पल तुम्हें यहां पर समझाता हूं। जैसे कि मैंने ये 1890 का कैलेंडर है, शताब्दी परिवर्तन हो रहा है ना सर, मैं यहां पर 1990 का कैलेंडर अभी देखो पहले लिया था आपने जस्ट, हाँ देखो दोनों सामने है, आपने यहां भी 1990 का लिया, यहां 1890 का लिया। जब आपने यहां पर शताब्दी परिवर्तन किया तो 11 साल बाद नहीं हुआ, लेकिन जब आपने यहां पर सर यहां पर भी तो शताब्दी परिवर्तन हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है भाई। 1990 में शताब्दी कौन सी है 20वीं, और इसमें शताब्दी कौन सी 21वीं, तो यहां पर भी तो शताब्दी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन बच्चा जब यहां पर शताब्दी परिवर्तन हो रहा है तो ये सन 2000 पड़ रही है, और 2000 कैसी है लीप ईयर। लेकिन जब यहां पर शताब्दी परिवर्तन हो रहा है तो सन कौन सी पड़ रही है 1900, जो कि लीप ईयर नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जब आपने जैसे आपसे पूछा जाए 1901 1902 1903 1904 1905 इन सभी का पूछा जाए तो आपको पता है इनमें आप 28 जोड़ो या 6 जोड़ो या 11 जोड़ो तो आप बेसिकली उसी शताब्दी में रहोगे। लेकिन जैसे ही आप 1990 को क्रॉस करते हो उसके ऊपर के जब पूछे जाए आपसे, जैसे 1991 1992 1993 1994 95, तो आपको पता है कि इनमें अगर 6 जोड़ेंगे तो उसी में रहेंगे, लेकिन अगर 11 जोड़ेंगे तो शताब्दी क्रॉस कर देंगे। जब आप शताब्दी को क्रॉस कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखना कि शताब्दी को क्रॉस करते समय अगर शताब्दी बच्चा लीप ईयर है, जिस शताब्दी को तुम क्रॉस कर रहे हो वो शताब्दी अगर लीप ईयर है तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं वही लगेंगे। लेकिन अगर शताब्दी लीप ईयर नहीं है, शताब्दी नॉर्मल ईयर है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सर किसमें विषम दिन 0 आ रहा है। आप ये नहीं कह सकते सर 12 साल का अंतर, 12 की जगह और भी अंतर हो सकता है, लेकिन 99% 12 साल का अंतर होता है। जब शताब्दी परिवर्तन होगा तो शताब्दी परिवर्तन होने के बाद में आपका जो है अगर ये शताब्दी लीप ईयर है तो उस कंडीशन में आपका 11 6 और 28 का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन अगर वो लीप ईयर नहीं है तो 12 साल के बाद रिपीट होगा, यानी 1 साल का अंतर पड़ सकता है, वो आगे पीछे भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसा अंतर नहीं है। ठीक, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप शताब्दी को क्रॉस कर रहे हो तो आपको विषम दिन फिर चेक करने पड़ेंगे। उस समय मैं नहीं कह सकता वो 28 की जगह 27 में हो जाए, 27 की जगह 29 में हो जाए, ठीक है, वो आपको फिर आप 6 11 28 को भूल जाओगे। 6 11 28 को तब भूल जाओगे जब आप किसी भी शताब्दी को क्रॉस करोगे और वो शताब्दी लीप ईयर ना हो। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जरा समझो। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि 1997 का कैलेंडर, क्वेश्चन है आपका 1997 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। पहला ऑप्शन है 1903, 1997 नहीं 1897 लेंगे बच्चा, 1897, क्योंकि 1997 भी ले लेंगे लेकिन 1997 से अभी बाद में बता देंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि जो शताब्दी क्रॉस करोगे वो 2000 होगी और 2000 वैसी लीप ईयर होती है, तो 1897 लेंगे हम। 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। जैसे आपका हो गया 1903, 1904, 1906, 1909 का कैलेंडर कब रिपीट होगा 9 में। अब मेरी बात को समझो पहले, देखो भाई मैंने तुमको क्या कहा था, इसमें 4 का भाग लगाना, आपने 4 का भाग लगाया,
4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना बचा रिमाइंडर? 1। 1 बोले तो 3 और 2 या 3 बोले तो 11। तो 2 और 3 रिमाइंडर आने पर 11 की जगह 12 हो गया था। तो एक रिमाइंडर आने पर जब आप इस शताब्दी को क्रॉस करोगे बच्चा, तो ये शताब्दी कौन सी है? 1900, जो कि लीप ईयर नहीं है, जो कि लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब है इसमें 1 जुड़ जाना चाहिए, 7 साल बाद होना चाहिए। अगर वो 11 का 12 हो गया तो ये 6 का 7 हो जाना चाहिए। अगर आप इसको 6 का 7 करोगे तो 7 जोड़ोगे तो 1904 में कैलेंडर रिपीट होना चाहिए। करोगे नहीं? तो जरा देखो भैया, आपने पहले 1903 के साथ में अगर विषम दिन निकालोगे तो आपको पता है कि क्रॉस कर रहे शताब्दी, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब 1904 में तो कभी हो ही नहीं सकता है। देखो बेसिकली आपने विषम दिन निकाले 1904 से, चलो मान लीजिए आपने 1904 से विषम दिन निकाले। जब आपने 1904 से विषम दिन निकाले तो इसको जब आप इसको करोगे इधर, तो यहां से क्या हो जाएगा? 14, 14 में से 7 गया, यानी यहां पर कितना बचेगा? 7। ठीक है, अब 7 बचा है तो इनके बीच में कोई लीप ईयर तो पड़ नहीं रहा है, तो मान लो कि विषम दिन कितना है? 0। लेकिन 1 जनवरी 1897 को जो दिन होगा वो 28 फरवरी 1897 को भी होगा। जो दिन 1 जनवरी 1904 को होगा वो 28 जनवरी 1904 को भी होगा। लेकिन जो दिन 1 मार्च 1897 को होगा वो 1 मार्च 1904 को नहीं होगा, क्योंकि बीच में 29 फरवरी 2004 में पड़ जाएगी। पड़ जाएगी नहीं पड़ जाएगी? इसका मतलब है ये 7 साल बाद नहीं हो रहा है। और जब ये नहीं हो रहा है तो मैंने जब 6 से निकाल के देखा तो भाई 6 से तो कतई नहीं आना चाहिए। देखो 1897 विषम दिन निकाले तो यहां पर कितना हो जाएगा? 16 में से 7 गया 9, इनके बीच में लीप ईयर कितना पड़ेगा? 1, यानी कि 4। तो यहां से भी विषम दिन 3 मिलेंगे। लेकिन जब आप 1909 से निकालेंगे बच्चा, और कितना? 1897, इसका अंतर कितना है? 12 का। ठीक है, और यहां पर कितने लीप ईयर पड़ेंगे? 2, यानी कि 14/7 बराबर कितना आ गया? सॉरी 0। तो आंसर क्या हो गया? 1909। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक ही शताब्दी को क्रॉस, मतलब एक ही शताब्दी में है, तो ये सारी चीजें आपके लिए सटीक हैं, ये दोनों चीजें आपके लिए सटीक हैं। लेकिन जब आप शताब्दी को क्रॉस कर रहे हैं तो आपके लिए ये चीजें गलत हो जाती हैं, ये तो वैसी रहती है। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये ट्रिक अगर बनवा दूं, मैं कह दूं कि ये 11 की जगह 12 हो जाएगा, 11 की जगह 12 हो जाएगा, 28 की जगह 29 हो जाएगा, तो 6 की जगह 7 होना चाहिए। लेकिन जरा यहां पर तो अंतर देखो, कितने का हो गया? 12 का हो गया, नहीं हो गया? लेकिन सर ये तो 1 आता है रिमाइंडर, तो 7 होना, 6 की जगह 7 हो जाना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, रिपीट कैलेंडर में अगर एक ही शताब्दी में घूम रहे हैं तो 6, 11 और 28 का कॉन्सेप्ट लगेगा। और अगर आप शताब्दी चेंज कर रहे हैं और वो शताब्दी अगर लीप ईयर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको विषम दिन चेक करने पड़ेंगे। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अगर आपको इसमें से ये वाले आपने जो कॉन्सेप्ट है वो तो लिख लिए होंगे, ये लिख लिए ना? अगर किसी को लिखना है लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट। रिपीट कैलेंडर का कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। 1896 का कैलेंडर अगर हम बच्चा बात करेंगे कितने साल के बाद रिपीट होगा, आपने क्वेश्चन किया है 1896 का। ठीक है, अब पहली बात तो 1896 का कैलेंडर जो है वो किस में रिपीट होगा? लीप ईयर में रिपीट होगा। मैंने कहा था 28 साल के बाद रिपीट होगा। अगर हम इसमें 28 जोड़ेंगे तो 8 से 14 के 4, कैरी कितना हो जाएगा? 1, 8 और 6 14, 9 2 11 और 1 12, यानी कि 1924। लेकिन अगर हम 1924 से 1896 के बीच में विषम दिन निकाल रहे हैं, अगर हम इसमें विषम दिन निकालेंगे तो बच्चा इसमें देखो, यहां पर अगर हम देखेंगे अंतर जो है वो कितना आएगा? इसका अंतर अभी आपका 28 आया था। अब इसमें कितने लीप ईयर पड़ेंगे ये भी हम देखेंगे। तो जब हम इसमें लीप ईयर देखेंगे तो 96 को अगर हम बेसिकली 1 जनवरी से कर रहे हैं तो 96 भी काउंट होगा भाई। 1 जनवरी से कर रहे हैं तो 96 काउंट होगा, लेकिन 24 काउंट नहीं होगा। तो 96 को अगर हम देखेंगे तो 96 पड़ेगा और इसके साथ में 1900 नहीं पड़ेगा। 96 के बाद में बच्चा एक तो 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा। ठीक है, 8 4 12 16 20, यानी 5 और 1 6।
अब देखो 6 है ना, इसको 7 से भाग करेंगे, ये 0 हो जाएगा, लेकिन 6 विषम दिन मिल जाएगा। अब देखो क्यों नहीं हुआ 1896 का, 1896 का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर 1900 क्या नहीं है, लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर इसी 1896 की जगह देखो इसका देख लो, आप मुझे सर ये दिखा तो दो कि 28 साल के बाद होगा नहीं होगा। आप जरा इसको 28 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा बच्चा, 2036। अब मैं आपको 2036 और 2008 के बीच में विषम दिन निकाल के दिखाऊंगा। 2036 और 2008 के बीच में विषम दिन निकालो, तो अंतर कितना है, 28 का। अब इसमें देखो बीच में लीप ईयर कितने पड़ेंगे, 7। देखो भाई 1 जनवरी 2008 से काउंट करोगे तो 2008 तो काउंट हो जाएगा, लेकिन उसमें लीप ईयर 2036 काउंट नहीं होगा, 2036 लीप ईयर काउंट नहीं होगा। भाई इसका भी 29 है, इसमें भी 29 है, ये मत समझना 28 फरवरी के बाद बदल जाएगा, नहीं बदलेगा 28 फरवरी के बाद, क्योंकि 29 फरवरी इसमें भी पड़ेगी, 29 फरवरी इसमें भी पड़ेगी। तो जब इसमें 7 लीप ईयर आएंगे, ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, विषम दिन। तो बेसिकली 1896 के लिए हमें ऑप्शन दे रखे होंगे, उन ऑप्शंस को हमें चेक करना पड़ेगा कि किस ऑप्शन में जाके हमारा रिपीट होगा, 28 साल के बाद रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग जनरली पढ़ लेते हैं ना इसको, ये तो यहीं तक पेपर में बेसिकली पूछता है, लेकिन इसके आगे की चीज भी मैंने आपको बता दी कि कब रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये कब आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाए। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए। तो ये था बच्चों कि रिपीट कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट और बचा है, वो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, कैलेंडर खत्म। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, शताब्दी का पहला दिन और अंतिम दिन। अच्छा एक चीज तो आप लोगों ने कल ही लिख ली थी कि सप्ताह का मतलब किसी भी महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा, कौन सा दिन 4 बार आएगा। एक बार आप इसको भी नोट कर लो। इसको जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी भी माह में अगर 28 दिन है, 28 दिन है अगर किसी भी माह में, तो सभी दिन कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। सभी दिन कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। क्यों 4 बार आएंगे, देखो भाई अगर 28 दिन है किसी महीने में, और अगर 1 तारीख को मान लो कि रविवार है, 1 तारीख को क्या है बच्चों, रविवार है, तो अगला रविवार कब पड़ेगा, पहले देख लो बाद में नोट करना। अगला रविवार कब पड़ेगा, 8 को। अगला रविवार कब पड़ेगा, 8 और 7 15 को। अगला रविवार कब पड़ेगा, 15 और 7 22 को। और अगला रविवार कब पड़ेगा, 29 को। लेकिन महीना दिन कितने, 28, 29 तो है ही नहीं ना। अच्छा जब 1 तारीख वाला दिन 5 बार नहीं आ पा रहा है, तो क्या 2 तारीख वाला आ जाएगा, 2 तारीख वाला तो 5वीं बार 30 तारीख को आएगा, हमारे दिन ही नहीं है 30। तो ये कहानी खत्म। यानी कि अगर 28 तारीख का महीना है तो 28 तारीख के मंथ में आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक दिन जो है वो कितनी बार आएगा, 4 बार। लेकिन अगर 29 दिन है किसी भी माह में, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो पहला दिन है वो कितनी बार आएगा बच्चों, उस महीने में 5 बार। कल मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, तब आपको समझ में आया होगा कि इसकी जरूरत हमें कहां पड़ सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए। और इसके बाद में जो दिन बचेंगे वो सभी दिन कितनी बार आएंगे, सभी दिन जो है वो, यानी कि बचे सभी दिन कितनी बार आएंगे बच्चों, 4 बार। ठीक है, इसके बाद में अब देखो कैसे आएंगे। अगर मान लो मैं पहली तारीख को रविवार लेता हूं, तो अगला रविवार 8 तारीख को, अगला रविवार 15, अगला रविवार 22, और अगला रविवार, और 29 ही दिन तो है। अगर 2 तारीख को सोमवार है तो 5वां सोमवार 30 तारीख को पड़ेगा जाके, और 30 दिन है ही नहीं हमारे उसमें। लेकिन अगर किसी भी मंथ में 30 दिन है, किसी भी मंथ में 30 दिन है, तो याद रखना है कि पहला और दूसरा दिन, पहला और दूसरा दिन जो है वो कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। बाकी की अगर हम बात करेंगे, बाकी जो दिन है वो कितनी बार आएंगे आपके, 4 बार आएंगे। बेसिकली क्यों 4 बार आएंगे आपको पता है। देखो मान लो अगर 2 तारीख को भी मैं क्या ले लेता हूं, सोमवार, 2 तारीख को क्या है, सोमवार। अब दूसरा सोमवार कब आएगा, 9 तारीख को। दूसरा सोमवार 16 तारीख, तीसरा सोमवार 16 तारीख को, चौथा सोमवार
23 को, और 5वां सोमवार 30 तारीख को, और हमारे दिन कितने हैं 30। इसी तरीके से अच्छा अगर 3 तारीख को मंगल हो जाएगा तो मंगल भी तो 31 तारीख को 5वीं बार पड़ जाएगा, पर 31 का महीना हो जाएगा, पड़ जाएगा नहीं पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चा 31 दिन होंगे तो 31 दिन में क्या होगा आपका, पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो है वो दिन कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे, और बाकी के जो दिन हैं वो कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। बाकी के जो दिन हैं वो कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया दिनों की बात कि कौन सा दिन कितनी बार आएगा, इसको आप नोट करिएगा। तब तक हम बता रहे हैं कि शताब्दी का, शताब्दी विषम दिन, पहला दिन और अंतिम दिन, और अंतिम दिन, ठीक है। जैसे बच्चों, अब इधर ध्यान दे लो, बाद में नोट कर लेना। आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए भूपिंदर, क्वेश्चन अगर आ जाए 21वीं शताब्दी का जो अभी चल रही है, 21वीं शताब्दी का पहला दिन कौन सा था, 21वीं शताब्दी का पहला दिन कौन सा था, 21वीं शताब्दी का पहला दिन कौन सा था, इसको निकालेंगे कैसे, अब मैं बताऊंगा कैसे निकालना है आपको बेसिकली, ठीक है। इसके लिए आप एक चीज, पहली बात तो ध्यान रखेंगे, आप एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि 1 जनवरी, 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, सोमवार। यानी जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो पहला दिन कौन सा था, सोमवार। भाई कैलेंडर की शुरुआत यहीं से तो होगी, 1 जनवरी सन 1 से, तो जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो पहला दिन कौन सा था, सोमवार। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, आपको ये पता है बच्चा, ये 100, 200, 300 और 400, इसमें हम बात करेंगे 1 से लेकर के 100 तक साल है, इसमें बच्चा 101 से लेकर के 200 तक है, इसमें अगर बात करेंगे तो 200 से लेकर 300 तक है, और इसमें आपके 300 से लेकर 400 तक है। अच्छा, 400 को थोड़ा ना चौथी शताब्दी बोल दोगे, 300 से लेकर 400 तक तो ही चौथी शताब्दी बोलोगे, एक शताब्दी में 100 साल होते हैं। अब ये थोड़ा कह दोगे 400 साल चौथी शताब्दी, 300 से लेकर 400 साल जो होंगे, एक साल में तो 100 ही साल होते हैं शताब्दी में, ठीक है। तो ये जो बच्चों शताब्दी है आपकी, ये जो शताब्दी है, ये कौन सी शताब्दी है, पहली। ये शताब्दी कौन सी है, दूसरी। ये शताब्दी कौन सी है, तीसरी। और ये शताब्दी कौन सी है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले, अच्छा एक बात बताइएगा, 100 सालों में विषम दिन कितने होते हैं, 100 सालों में विषम दिन कितने होते हैं, 24 होते हैं। क्या पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी में जाने की जरूरत नहीं है। 100, 200, 300 में मैंने 400 में बोला था कि 5, 53, 10 कोड याद रखेंगे। 53 का मतलब है 5, 3, 1, 0। 100 सालों में कितने होते हैं, 5 विषम दिन। 200 सालों में कितने होते हैं, 3। और 300 सालों में कितने होते हैं, 1। और 400 सालों में 0। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि पहली शताब्दी का पहला दिन कौन सा था, देखो जो लिखा जी, पहली शताब्दी की शुरुआत तो 1 जनवरी से ही होगी, पहली शताब्दी की शुरुआत 1 जनवरी से होगी, और 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, सोमवार। यानी पहली शताब्दी को जो दिन था बच्चों वो कौन सा था आपका, सोमवार, ठीक है। सर अंतिम दिन कैसे निकालेंगे,
तो कोई बच्चा कहेगा सर एक शताब्दी में विषम दिन कितने हैं? 5, तो हम 5 दिन आगे चले जाएंगे, लेकिन नहीं। आपको पता है 100 सालों में 5 विषम दिन होते हैं। केवल इसका तो पहला दिन लिखा, बकाया हम किसी का पहला दिन नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन चाहे पहले दिन का आए चाहे अंतिम दिन का आए, हमेशा अंतिम दिन निकालते हैं शताब्दी का और फिर पहला दिन बताते हैं। पहला दिन निकालना थोड़ा कठिन है, लेकिन अंतिम दिन निकालना बहुत सरल है। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, तुमसे मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि अगर 0 विषम दिन आए, जब आपको रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन ना दिया हो, तो 0 विषम दिन आए तो दिन कौन सा होगा? रविवार। 1 विषम दिन तो सोमवार, 2 विषम दिन तो मंगलवार। इस तरीके से बताया था मैंने। अब मुझे बताओ कि अगर मान लो कैलेंडर की शुरुआत 1 तारीख से हुई है और 100 सालों में विषम दिन कितने हैं? 5, तो शताब्दी का जो अंतिम दिन होगा वो कौन सा होगा? 5वां ही दिन तो होगा, शुक्रवार। भाई शताब्दी का पहला दिन तुमने यहां से देख लिया, ठीक है। अब किसी का पहला दिन मत निकालो, किसी का पहला दिन मत निकालो। ये तो तुमने ऐसे निकाल लिया कि तुम्हें पता है कि 1 जनवरी सन 1 को क्या था, इसीलिए तुमने निकाल लिया। लेकिन अगर तुम्हें पहली शताब्दी का अंतिम दिन निकालना है, इसका मतलब है पहली शताब्दी में 100 साल हैं, 100 से भाग किया तुमने, विषम दिन निकाले 5, और 5वां दिन कौन सा हो गया? शुक्रवार। इसके बाद में दूसरी शताब्दी का अगर निकालोगे तो 200 सालों में कितने विषम दिन हैं? 3, और 3 के लिए क्या होगा बच्चों? 3 के लिए, 1 के लिए सोमवार, 2 के मंगल, 3 के लिए बुधवार। इसी तरीके से तीसरी शताब्दी में निकालोगे तो तीसरी शताब्दी में जो है वो आपका क्या होगा? विषम दिन। अच्छा एक बात बताओ, आप कह रहे होगे सर साल तो ये दूसरी शताब्दी में 101 से लेकर के 200 है। मुझे ये बताओ कि जो 5 आपने निकाला है ये सन 1 से ही तो निकाला है विषम दिन, और अगर ये 3 जो निकाले हैं ये सन 1 से ही तो विषम दिन निकाले थे। सन 1 से लेकर सन 200 तक तो ही विषम दिन निकाले थे भूपेंद्र जी। तो एक बात याद रखो कि ये 3 जो है ये सन 1 से है, इसीलिए मुझे डायरेक्ट बुधवार लेना पड़ेगा। और यहां पर याद रखेंगे कि 300 सालों में जो हमारा अंतिम दिन आएगा वो कौन सा आएगा? सोमवार। और चौथी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा आएगा? रविवार। अब सर जे कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर सन 1 को सोमवार है और 31 दिसंबर सन 100 को कौन सा दिन है? सन 100 को कौन सा दिन है? शुक्रवार। अच्छा ये बताओ कि जो दूसरी शताब्दी की शुरुआत होगी वो 1 जनवरी सन 101 से ही तो होगी। अगर 31 दिसंबर सन 100 को शुक्रवार है, जैसे मैं आपसे कहूं 31 दिसंबर सन 2023 को रविवार है, तो 1 जनवरी सन 2024 को क्या होगा? सोमवार होगा। बता दोगे तुरंत? तो अगर ये पहली शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन ठीक इसके अगले दिन तो होगा, और ठीक अगला दिन शुक्रवार के बाद क्या होगा बच्चा? गुरुवार। सॉरी, ये हो जाएगा आपका शनिवार। ठीक है, क्या हो जाएगा? शनिवार। इसके बाद में ये सन 200 का ये जो अंतिम दिन है ये किस तारीख का दिन है? 31 दिसंबर सन 200। 31 दिसंबर सन 200 का ही तो दिन है। और ये दिन कौन सा होगा? 1 जनवरी सन 201। तो अगला दिन ही तो इसका यहां पर आएगा, और इसका अगला दिन जो है वो क्या होगा? गुरुवार। बेसिकली ये चीजें आपको सिर्फ किताबों में इस तरीके से लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये बेसिकली आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अब जरा देखो यहां पर ये जो लास्ट दिन है ना सोमवार, ये 31 दिसंबर सन 300 का ही तो दिन है, और आपको बताना है 1 जनवरी सन 400 का। तो इसका मतलब ठीक अगला दिन ही तो यहां पर आएगा, और ठीक अगला दिन जो है वो क्या होगा? मंगलवार। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब आप किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन निकालना सीख जाओगे। देखो कैसे, जब मैं क्वेश्चन कराना सिखाऊंगा तब समझोगे। हमेशा याद रखना है कि किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन है ना वो या तो शुक्रवार हो सकता है, या बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है, इसके अलावा कोई भी दिन नहीं हो सकता। और किसी भी शताब्दी का जो पहला दिन है, यानी जब शताब्दी परिवर्तन होगा तो किसी शताब्दी का पहला दिन या तो सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, या मंगलवार हो सकता है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है। इन चारों में से एक दे देगा और 3 इनमें से दे देगा। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, एक इनमें से दे देगा और 3 इनमें से दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर ये हम ध्यान नहीं रख पाएंगे, बट ये तो ध्यान रख पाओगे भाई। 100 साल है तो शुक्रवार है, 5 विषम दिन है। 200 साल है, 3 विषम दिन है यानी बुधवार है। 300 साल है, 1 विषम दिन है यानी सोमवार है। और 400 साल है, विषम दिन 0 यानी रविवार है। ठीक है, अब देखो सर निकालेंगे कैसे हम लोग कि विषम दिन, मतलब क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे करेंगे। मैंने आपसे बच्चा क्वेश्चन क्या किया था, जो हमारी शताब्दी चल रही उसी की हम बात कर लेते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि 21वीं शताब्दी का पहला दिन, 21वीं शताब्दी का पहला दिन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहला दिन कभी मत निकालना और ना ही निकाल पाओगे, वरना गलत कर दोगे क्वेश्चन। 21वीं शताब्दी का जो पहला दिन होगा वो 20वीं शताब्दी के अंतिम दिन के ठीक अगले दिन ही तो आएगा। 20वीं शताब्दी के अंतिम दिन के ठीक अगले दिन ही तो आएगा नहीं आएगा? अब जरा मुझे यह बताओ कि अगर मैं 20वीं शताब्दी की बात कर लूंगा तो 20वीं शताब्दी में कितने साल होंगे? 2000 होंगे नहीं? 20वीं शताब्दी में 2000। 21वीं शताब्दी की शुरुआत तो बेटा यहां से होगी, सन 2001 से। और इसका पहला जो दिन होगा वो होगा 1 जनवरी सन 2001। और इसका जो 20वीं शताब्दी का जो अंतिम दिन होगा वो कौन सा होगा? 31 दिसंबर सन 2000। होगा नहीं होगा? अच्छा होगा नहीं। और इसके बाद ये ठीक अगला ही दिन तो पड़ रहा है, ये ठीक अगला ही दिन तो पड़ रहा है। अब इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 2000 का मतलब क्या होता है बच्चा? 400 इंटू 5। 400 में विषम दिन 0, तो 5 में विषम दिन, 2000 में विषम दिन 0 और विषम दिन 0, तो इसका मतलब है कि कौन सा दिन आ जाएगा? अंतिम रविवार। अगर ये अंतिम दिन रविवार है तो बच्चा रविवार के बाद ठीक अगला दिन जो है वो क्या होगा? सोमवार। तो 21वीं शताब्दी का सबसे पहला दिन कौन सा हो सकता है? सोमवार। एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। जैसे आपसे आ जाए कि 17वीं शताब्दी का पहला दिन, मैं पहले की बात करता हूं, अंतिम तो आप आराम से निकाल लोगे। 17वीं शताब्दी का पहला दिन बताओ कौन सा होगा? अब अच्छा ये बताओ, 17वीं शताब्दी का, 17वीं की जगह बदल लो थोड़ा, 19वीं कर लो। 19वीं शताब्दी का पहला दिन। अच्छा ये बताओ, 19वीं शताब्दी का जो पहला दिन आएगा वो 18वीं शताब्दी के अंतिम दिन के बाद ही तो आएगा। आएगा नहीं आएगा? और 18वीं शताब्दी में 1800 साल होंगे, होंगे नहीं? और 1801 ये 19वीं शताब्दी का पहला दिन जाएगा, 1 जनवरी 1801। तो 1800 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 1600 प्लस 200। 1600 में विषम दिन 0, 200 में विषम दिन 3 और 3 विषम दिन का मतलब बुधवार। तो ठीक इसका अगला दिन जो है वो क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा नहीं? क्या वो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए भैया 18वीं शताब्दी का, अभी तुम समझ जाओगे, देखो 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन, 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन। तो जरा बताओ 18वीं शताब्दी का मतलब 1800 साल कंप्लीट हो गए ना? अंतिम दिन पूछ रहा है, पहला दिन तो पूछ नहीं रहा। यानी 1800 साल कंप्लीट हो गए। और 1800 साल अगर कंप्लीट हो गए तो आपको पता है कि इसको कैसे, इसमें कौन सा दिन पूछ रहा है आपसे? इसमें पूछ रहा है 31 दिसंबर सन 2000, सन 1800 को क्या होगा? तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चा कि आपको पता है 1800 को कैसे लिख लेंगे? 1600 प्लस 200, 1600। और इसमें तो कौन सा दिन आएगा? बुधवार। और तुमने यहां पर निकाला था तब भी कौन सा दिन था? जब आपसे कभी पहला दिन पूछे तो पहला मत निकालना, उससे पीछे वाली शताब्दी का अंतिम निकालना और एक दिन आगे बढ़ जाना, पीछे बता दोगे। ठीक है।